हेलो व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ इब्न सफ़ी की जासूसी कहानी। इब्न सफ़ी का नाम बहुत ही मशहूर है क्योंकि उन्होंने बहुत सी जासूसी कहानियाँ लिखी हैं। उन्हीं कहानियों में एक कहानी है खौफनाक इमारत। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की कहानियों के लिए, और इस वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अब मैं शुरू करती हूँ खौफनाक इमारत। सूट पहन लेने के बाद इमरान आईने के सामने लचक लचक कर टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। ओह, फिर वही छोटी बड़ी, मैं कहता हूँ टाइयाँ ही गलत आने लगी हैं। वह बड़बड़ाता रहा। लाहौल विला कुव्वत, नहीं बांधता। यह कहकर उसने झटका जो मारा, न सिर्फ टाई की गांठ फिसलती हुई उसकी गर्दन से जा लगी, बल्कि इतनी तंग हो गई कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें उबल पड़ी। अक्खी, उसकी हलक से घुटी घुटी से आवाज़ें निकलने लगी और वह फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर चीखा, अरे मरा बचाओ सुलेमान। एक नौकर दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पहले तो वह कुछ समझा ही नहीं कि क्यों इमरान सीधा खड़ा हुआ दोनों हाथों से अपनी टांगें पीट रहा था। क्या हुआ सरकार? नौकर भराई हुई आवाज़ में बोला। सरकार के बच्चे, मर रहा हूँ। अरे लेकिन अगर मगर, इमरान दांत पीसते हुए बोला। अबे ढीली कर। क्या ढीली करूँ? नौकर ने हैरान होकर कहा। अपने बाप की कफन की डोरी जल्दी कर। अरे मरा तो ठीक से बताते क्यों नहीं? नौकर भी झुंझला गया। अच्छा बे, तो क्या मैं गलत बता रहा हूँ? मैं यानी इमरान एसएसडी पीएचडी क्या गलत बता रहा हूँ? अरे कमबख्त, इसे उर्दू में इसके इस्तिआरा और अंग्रेज़ी में मेटाफर कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बाकायदा बहस कर, मरने से पहले यही सही। नौकर ने गौर से देखा तो उसकी नज़र टाई पर पड़ी, जिसकी गांठ गर्दन में बुरी तरह फंसी हुई थी और नसें उभरी हुई थी। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। दिन में कई बार इसे इस किस्म की हिमाकतों का सामना करना पड़ता था। उसने इमरान के गले से टाई खोली। अगर मैं गलत कह रहा था तो यह बात कई समझ में कैसे आई? इमरान गरज कर बोला। गलती हुई साहब। फिर वही कहता है, किससे गलती हुई? मुझसे। साबित करो कि तुमसे गलती हुई। इमरान एक सोफे में गिरकर उसे घूरता हुआ बोला। नौकर सिर खुजलाने लगा। जुए हैं क्या तुम्हारे सिर पर? इमरान ने डांट कर पूछा। नहीं तो फिर क्यों खुजा रहे हो? यूं ही। जाहिल गंवार, खामखा हरकतें करके एनर्जी बर्बाद करते हो। नौकर खामोश रहा। यंग साइकोलॉजी पढ़ी है तुमने? इमरान ने पूछा। नौकर ने नहीं में सिर हिला दिया। यूंग के हिजरे जानते हो? नहीं साहब, नौकर उकताकर बोला। अच्छा याद कर लो, JUNG, यूंग। बहुत जाहिल इसे जंग पढ़ते हैं और कुछ जुंग। जिन्हें काबिलियत का हैज़ा हो जाता है वो जोंग पढ़ने और लिखने लग जाते हैं। फ्रांसीसी में ज की आवाज़ देता है, मगर यूंग फ्रांसीसी नहीं था। शाम को मुर्गा खाइएगा या तीतर? नौकर ने पूछा। आधा तीतर आधा बटेर, इमरान झल्ला कर बोला। हाँ तो मैं कह रहा था। वह खामोश होकर सोचने लगा। आप कह रहे थे कि मसाला इतना भुना जाए कि सुर्ख हो जाए, नौकर ने संजीदगी से कहा। आप? नौकर कुछ सोचता हुआ बोला। आप मेरे लिए एक सलवार कमीज़ का कपड़ा ख़रीदने जा रहे थे, 20,000 का लट्ठा और कमीज़ के लिए बोझ की। गुड, बहुत काबिल और नमक हलाल नौकर हो। अगर तुम मुझे याद न दिलाते तो मैं सब कुछ भूल जाऊं। मैं टाई बांध दूं सरकार? नौकर ने बड़े प्यार से कहा। बांध दो। नौकर टाई बांधते वक्त बड़बड़ाता जा रहा था। 20,000 का लट्ठा और कमीज़ के लिए बोझ की, कहिए तो लिख दूं? बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इमरान ने कहा। टाई बांध चुकने के बाद नौकर ने एक कागज़ के एक टुकड़े पर पेंसिल से घसीट कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। यूँ नहीं,
इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके संजीदगी से बोला, इसे यहाँ पिन कर दो। नौकर ने एक पिन की मदद से कागज़ उसके सीने पर लगा दिया। अब याद रहेगा, इमरान ने कहा और कमरे से निकल गया। राहदारी करके वह ड्राइंग रूम में पहुंचा। वहाँ 3 लड़कियां बैठी थीं। वाह इमरान भाई, इनमें से एक बोली, खूब इंतज़ार करवाया, कपड़े पहनने में इतनी देर लगाते हैं। तो क्या आप लोग मेरा इंतज़ार कर रही थी? क्यों, क्या आपने 1 घंटा पहले पिक्चर चलने का वादा नहीं किया था? पिक्चर चलने का? मुझे तो याद नहीं। मैं तो सुलेमान के लिए। इमरान ने अपनी सीने की तरफ इशारा करके बोला। यह क्या? एक लड़की करीब आकर आगे की तरफ झुकती हुई बोली, 20,000 का लट्ठा, यह क्या? इसका मतलब? फिर वह बेतहाशा हंसने लगी। इमरान की बहन सुरैया ने भी उठकर देखा, लेकिन तीसरी बैठी रही। वह शायद सुरैया की कोई नई सहेली थी। यह क्या है? सुरैया ने पूछा। सुलेमान के लिए सलवार कमीज़ का कपड़ा लेने जा रहा हूँ। लेकिन हमसे क्यों वादा किया था? वह बिगड़ कर बोली। बड़ी मुसीबत है। इमरान गर्दन झटक कर बोला। तुम्हें सच्चा समझूं या सुलेमान को? उसी कमीने को सच्चा समझिए। मैं कौन होती हूँ? सुरैया ने कहा। अपनी सहेलियों की तरफ मुड़कर बोली, अकेले ही चलते हैं। आप सच चलेंगे भी तो शर्मिंदगी ही होगी। कर बैठेंगे कोई हिमाकत। ज़रा देखिए आप लोग, इमरान ऑन इस्मत बनाकर दर्द भरी आवाज़ में बोला। ये मेरी छोटी बहन है, मुझे अहमक समझती है। सुरैया, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा किसी वक्त। जब भी टाई गलत बन गई और बेचारी सुलेमान को कुछ न कहो। वह मेरा मोहसिन है, मुझ पर एहसान करने वाला। उसने अभी अभी मेरी जान बचाई है। क्या हुआ था? सुरैया की सहेली जमीला ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। टाई गलत बन गई थी, इमरान इंतहाई संजीदगी से बोला। जमीला हंसने लगी, लेकिन सुरैया जली भुनी बैठी रही। उसकी नई सहेली हैरत से उस संजीदा अहमक को घूर रही थी। तुम कहती हो तो मैं पिक्चर चलने को तैयार हूँ, इमरान ने कहा, लेकिन वापसी पर मुझे याद दिलाना कि मेरे सीने पर एक कागज़ पिन किया हुआ है। तो क्या ये इसी तरह रहेगा? जमीला ने पूछा। और क्या? नहीं, इमरान भाई के बगैर मज़ा ना आएगा, जमीला ने कहा। जियो, इमरान खुश होकर बोला। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें सुरैया से बदल लूँ। काश तुम मेरी बहन होती। यह नक्चरी सुरैया मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप खुद नक्चरे हैं, आप मुझे कब अच्छे लगते हैं? सुरैया बिगड़ कर बोली। देख रही हो, यह मेरी छोटी बहन है। मैं बताऊं? जमीला संजीदगी से बोली। आप यह कागज़ निकाल कर जेब में रख लीजिए, मैं याद दिला दूंगी। और अगर भूल गई तो वैसे तो कोई राहगीर ही उसे देखकर मुझे याद दिला देगा। मैं वादा करती हूँ। इमरान ने कागज़ निकाल कर जेब में रख लिया। सुरैया कुछ खिंची खिंची से नज़र आने लगी थी। जैसे ही वे बाहर निकले, एक मोटरसाइकिल पोर्टिको में आकर रुकी, जिस पर एक से सलीकेदार भारी भरकम आदमी बैठा हुआ था। हेलो फैयाज़, इमरान दोनों हाथ बढ़ाकर चीखा। हेलो इमरान, माय लैंड, तुम कहाँ जा रहे हो? मोटरसाइकिल सवार बोला। लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगा, ओह माफ़ कीजिएगा, लेकिन यह काम ज़रूरी है। इमरान, जल्दी करो। इमरान उछलकर कैरियर पर बैठ गया और मोटरसाइकिल फर्राटे भरती हुई फाटक से गुजर गई। देखा तुमने? सुरैया अपना निचला होंठ चबाकर बोली। यह कौन था? जमीला ने पूछा। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट फैयाज़। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी कि उसने भाईजान जैसे खपती आदमी में ऐसी क्या दिलचस्पी हो सकती है। अक्सर उन्हें अपने साथ ले जाया करता है। इमरान भाई दिलचस्प आदमी है, जमीला ने कहा। भाई, कम से कम मुझे तो उनकी मौजूदगी में बड़ा मज़ा आता है। एक पागल दूसरे पागल को अक्लमंद ही समझता है, सुरैया मुंह बिगाड़ कर बोली। मगर मुझे तो पागल नहीं मालूम होते, सुरैया की नई सहेली ने कहा। और उसने करीब करीब ठीक ही बात कही थी। इमरान सूरत से खपती नहीं लगता था। खूबसूरत और दिलकश नौजवान था। उम्र 27 के लगभग रही होगी।
सुगर और सफाई पसंद था, तंदुरुस्ती अच्छी और जिस्म कसरती था। अपने शहर की यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री लेकर इंग्लैंड चला गया था और वहाँ से साइंस में डायरेक्टरेट लेकर वापस आया था। उसका बाप रहमान गुप्तचर विभाग में डायरेक्टर जनरल था। इंग्लैंड से वापसी पर उसके माँ बाप ने कोशिश की कि कोई अच्छा सा ओहदा दिला दें, लेकिन इमरान ने परवाह नहीं की। कभी कहता कि मैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की तिजारत करूँगा, कभी कहता कि अपना इंस्टीट्यूट कायम करके साइंस की खिदमत करूँगा। बहरहाल कभी कुछ और कभी कुछ। पूरा घर उससे परेशान था। इंग्लैंड से वापसी के बाद तो अच्छा खासा अहमक हो गया था, इतना अहमक कि घर के नौकर तक उसे उल्लू बनाया करते थे, उसे अच्छी तरह लूटते, उसकी जेब से 10-10 के नोट गायब कर देते और उसे पता तक न चलता। बाप तो उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहता था। सिर्फ माँ ऐसी थी जिसकी बदौलत वह उस कोठी में रहता था, वरना कभी का निकाल दिया गया होता। इकलौता लड़का होने के बावजूद रहमान साहब उससे परेशान आ गए थे। पागल वह उसी वक्त नहीं मालूम होते जब खामोश हो, सुरैया बोली। 2-4 घंटे में भी अगर इन हजरत के साथ रहना पड़े तो पता चले। क्या काटने दौड़ते हैं? जमीला ने मुस्कुरा कर कहा। अगर उन्हें इसी तरह दिलचस्पी लेती रही तो किसी दिन मालूम हो जाएगा। सुरैया मुँह सिकोड़ कर बोली। कैप्टन फैयाज की मोटरसाइकिल फर्राटे भर रही थी और इमरान कैरियर पर बैठा बड़बड़ाता जा रहा था। शलवार का लट्ठा, शकवाल का भोसका, लट्ठी लट्ठी क्या था, लाहौल बिला कुव्वत भूल गया। रुको यार रुको शायद। फैयाज ने मोटरसाइकिल रोक दी। भूल गया, इमरान बोला। क्या भूल गए? कुछ गलती हो गई? क्या गलती हो गई? फैयाज झुंझला कर बोला। यार कम से कम मुझे तो उल्लू न बनाया करो। शायद मैं गलत बैठा हूँ, इमरान कैरियर से उतरता हुआ बोला। जल्दी है यार, फैयाज ने गर्दन झटक कर कहा। इमरान उसकी पीठ से पीठ मिलाए हुए दूसरी तरफ मुँह करके बैठ गया। यह क्या? फैयाज ने हैरत से कहा। बस चलो ठीक है। खुदा की कसम तंग कर मारते हो, फैयाज उकता कर बोला। कौन सी मुसीबत आ गई? इमरान भी झुंझलाने लगा। मुझे भी तमाशा बनाओगे? सीधे बैठो ना। तो क्या मैं सर केवल बैठा हूँ? मान जाओ प्यारे, फैयाज खुशामद के लहजे में बोला। लोग हंसेंगे हम पर। यह तो बड़ी अच्छी बात है, मुंह के बल गिरोगे सड़क पर। अगर तकदीर में यही है तो बंदा बेबस और लाचार, इमरान ने दरवेशों के अंदाज में कहा। खुदा समझे तुमसे, फैयाज ने दांत पीसकर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। उसका मुंह पश्चिम की तरफ था और इमरान का पूरब की तरफ, और इमरान इस तरह आगे की तरफ झुका हुआ था जैसे वह खुद ही मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा हो। राहगीर उन्हें देख देख कर हंस रहे थे। देखो याद आया ना, इमरान बोला। सलवार का लट्ठा और कमीज़ की बोस की। मैं पहले ही कह रहा था गलती हो गई है। इमरान तुम मुझे अहमक समझते हो, फैयाज ने झुंझला कर कहा। कम से कम मेरे सामने तो इस खपतीपन से बाज आ जाया करो। तुम खुद होगे खपती, इमरान बुरा मानकर बोला। आखिर इस ढोंग का फ़ायदा? ढोंग? अरे कमाल कर दिया। ओफो, इस लफ्ज़ रूम पर मुझे ये बात याद आई जिसे अब से 1 साल पहले याद आ जाना चाहिए था। फैयाज कुछ ना बोला। मोटरसाइकिल हवा से बातें करती रही। हाय, इमरान थोड़ी देर बाद बोला। यह मोटरसाइकिल पीछे की तरफ क्यों भाग रही है? अरे इसका हैंडल क्या हुआ? फिर उसने बेतहाशा चीखना शुरू कर दिया। हटो बच्चों, पीछे की तरफ नहीं देख सकता। फैयाज ने मोटरसाइकिल रोकी और झेपते हुए अंदाज में राहगीरों की तरफ देखने लगा। शुक्र है खुदा का, फिर खुद ब खुद रुक गई। इमरान उतरता हुआ बड़बड़ाया, फिर जल्दी से बोला। लाहौल बिला कुव्वत, इसका हैंडल पीछे है। अब मोटरसाइकिल भी उल्टी बनने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों तंग कर रहे हो? फैयाज ने बेबसी से कहा। तंग तुम कर रहे हो या मैं? उल्टी मोटरसाइकिल पर लिए फिरते हो, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए। चलो बैठो, फैयाज उसे खींचता हुआ बोला। मोटरसाइकिल फिर चल पड़ी। अब तो ठीक चल रही है, इमरान बड़बड़ाया। मोटरसाइकिल शहर से निकलकर वीराने की तरफ जा रही थी और इमरान ने अभी तक ये भी पूछने की जहमत गवारा नहीं की थी
وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ اور مجھے پھر تمہاری مدد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، فیاض بولا۔ لیکن میں آج بالکل غریب ہوں، عمران نے کہا۔ اچھا تو کیا میں تم سے ادھار مانگنے جا رہا تھا؟ پتہ نہیں، میں یہی سمجھ رہا تھا۔ ارے باپ رے، پھر بھول گیا، لٹھمال کا پاجامہ اور قمیض، لاہور ولا قوت بوس کا۔ شٹ اپ عمران یو فول، فیاض جھنجھلاتا اٹھا۔ عمران، کیپٹن فیاض کی ٹھنڈی سانس لے کر اس نے مخاطب کیا۔ تم آخر دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہو، کیونکہ ہاں، ارے باپ رے یہ جھٹکے، یار ذرا چکنی زمین پر چلاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ساری حماقتیں ختم کر کے کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ ڈھنگ؟ لو یار، ڈھنگ پر بھی کوئی بات یاد آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جہنم میں جاؤ، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ اچھا؟ عمران نے بڑی آگیاکاریتا سے گردن ہلائی۔ موٹر سائیکل ایک لمبی چوڑی عمارت کے سامنے رک گئی، جس کے پھاٹک پہ 3-4 وردی دھاری کانسٹیبل نظر آ رہے تھے۔ اب اترو بھی، فیاض نے کہا۔ میں سمجھا شاید اب تم مجھے ہینڈل پر بٹھاؤ گے، عمران اترتا ہوا بولا۔ میں اس وقت ایک دیہاتی علاقے میں کھڑے ہوئے تھے جو شہر سے زیادہ دور نہ تھا۔ یہاں بس یہی ایک عمارت اتنی بڑی تھی، ورنہ اس بستی میں قسم قسم کے کچے مکان ہیں۔ اس عمارت کی بناوٹ پرانے ڈھنگ کی تھی۔ چاروں طرف سرخ رنگ کی لکھوٹی اینٹوں کی اونچی اونچی دیواریں تھیں اور سامنے ایک بہت بڑا پھاٹک تھا، جو غالباً دروازے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہوگا۔ کیپٹن فیاض عمران کا ہاتھ پکڑے عمارت میں داخل ہو گیا۔ اب بھی عمران نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اسے کہاں اور کیوں لایا ہے۔ دونوں ایک بڑے دالان سے گزرتے ہوئے کمرے میں آئے۔ اچانک عمران نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک لاش دیکھ لی تھی جو فرش پر اوندھی پڑی تھی، اس کے گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کانپتی آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ خدا اس کے رشتہ داروں پر رحمت کرے اور اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمہیں دعائے خیر کرنے کے لیے نہیں لایا، فیاض جھنجلا کر بولا۔ کفن دفن کے لیے چندہ بھی مانگ سکتے تھے، آخر اتنی دور کیوں گھسیٹ لائے؟ یار عمران، خدا کے لیے بول نہ کرو، میں تمہیں اپنا ایک بہترین دوست سمجھتا ہوں، فیاض نے کہا۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، مگر پیارے 5 روپے سے زیادہ نہ دے سکوں گا۔ ابھی مجھے لٹھی کا بوسکا خریدنا ہے۔ کیا لٹھی؟ لو یار، پھر بھول گیا، کیا مصیبت ہے؟ فیاض چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بولا۔ یہ عمارت پچھلے 5 برسوں سے بند رہی ہے۔ کیا ایسے حالات میں یہاں ایک لاش کی موجودگی حیرت انگیز نہیں ہے؟ بالکل نہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ اگر یہ لاش کسی امرود کے درخت پر پائی جاتی تو میں اسے عجوبہ مان لیتا۔ یار تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ میں شروع سے ہی سنجیدہ ہوں، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ رنجیدہ نہیں، سنجیدہ، فیاض پھر جھنجلا گیا۔ عمران خاموشی سے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ 3 زخم۔ فیاض اسے موڈ میں آتے دیکھ کر کچھ نشچت سا نظر آنے لگا۔ پہلے پوری بات سن لو، فیاض نے اسے مخاطب کیا۔ ٹھہرو، عمران جھکتا ہوا بولا۔ وہ تھوڑی دیر تک زخموں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا۔ پوری بات سنانے کے پہلے یہ بتاؤ کہ اس لاش کے بارے میں تم کیا بتا سکتے ہو؟ آج دن کے 12 بجے یہ دیکھی گئی ہے، فیاض نے کہا۔ اوہ، میں زیادہ عقل مندی کا جواب نہیں چاہتا، عمران ناک سکوڑ کر بولا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کسی نے اس پر 3 وار کیے ہیں۔ اور کچھ؟ عمران اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور کیا، فیاض بولا۔ مگر شیخ چلی دوئم یعنی علی عمران SSP PhD کا خیال کچھ اور ہے۔ کیا؟ سن کر مجھے الو صحیح احمق بٹا 2 سمجھنے لگو گے؟ ارے یار، کچھ بتاؤ بھی تو صحیح۔ اچھا سنو، قاتل نے پہلا وار کیا، پھر دوسرے زخم سے 5-5 انچ کا فاصلہ ناپ کر دوسرا اور تیسرا وار کیا، اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ زخم بالکل سیدھ میں رہے، نہ ایک سوت ادھر نہ ایک سوت ادھر۔ کیا بکتے ہو؟ فیاض بڑبڑایا۔ ناپ کر دیکھ لو میری جان، اگر غلط نکلے تو میرا قلم سر کر دینا۔ شاید میں غلط بول گیا،
मेरे सर कलम पर रख देना, इमरान ने कहा और इधर उधर देखने लगा। उसने एक तरफ पड़ा हुआ तिनका उठाया और सिर झुकाकर जख्मों के बीच का फासला नापने लगा। फैयाज उसे हैरत से देख रहा था। लो, इमरान ने उसे तिनका पकड़ाता हुआ बोला, अगर ये तिनका 5 इंच का ना निकले तो किसी की दाढ़ी तलाश करना। मगर इसका मतलब, फैयाज कुछ सोचता हुआ बोला, इसका मतलब ये है कि कातिल और मकतूल दरअसल आशिक और माशूक थे। इमरान प्यारे, ज़रा संजीदगी से, ये तिनका बताता है कि यही बात है, इमरान ने कहा। और उर्दू के पुराने शायरों का भी यही ख्याल है। किसी का भी दीवान उठाकर देख लो, 2-4 शेर इस किस्म के ज़रूर मिल जाएंगे जिसमें मेरे ख्याल की तायद हो जाएगी। चलो एक शेर सुन ही लो। मोच आए न कलाई में कहीं, सख्त जा हम भी बहुत है प्यारे। बकवास मत करो, अगर मेरी मदद नहीं करना चाहते तो साफ साफ कह दो, फैयाज बिगड़ कर बोला। फासला तुम्हें नाप लिया, अब तुम ही बताओ क्या बात हो सकती है, इमरान ने कहा। फैयाज कुछ ना बोला। ज़रा सोचो तो, इमरान फिर बोला, एक आशिक ही उर्दू शायरी के मुताबिक अपने महबूब को इस बात की इजाज़त दे सकता है कि वह जिस तरह चाहे उसे कत्ल करे, कीमा बना कर रख दे या नाप नाप कर सलीके से ज़ख्म लगाए। यह ज़ख्म बदहवासी का नतीजा भी नहीं। लाश की हालत भी यह नहीं बताती कि मरने से पहले मकतूल को किसी से जद्दोजहद करनी पड़ी हो। बस ऐसा मालूम होता है जैसे चुपचाप बैठकर उसने कहा जो मिजाज यार में आए। पुरानी शायरी और हकीकत में क्या लगा है, फैयाज ने पूछा। पता नहीं, इमरान सोचने वाले अंदाज में सिर हिलाकर बोला। वैसे अब तुम पूरी गज़ल सुना सकते हो, मक्ता मैं अर्ज़ कर दूंगा। फैयाज थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, यह इमारत तकरीबन 5 साल से खाली रही है। वैसे हर जुम्मे रात को सिर्फ चंद घंटों के लिए उसे खोला जाता है। क्यों? यहाँ दरअसल एक कब्र है जिसके बारे में मशहूर है कि वह किसी शहीद की है। चुनांचे हर जुमेरात को एक शख्स उसे खोलकर कब्र की साफ़ सफाई करता है। चढ़ावे वगैरह चलते होंगे, इमरान ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिन लोगों का मकान है वह शहर में रहते हैं और उनसे मेरे करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने एक आदमी इसलिए रख छोड़ा है कि वह हर जुमेरात कब्र की देखभाल कर दिया करे। यहाँ लोगों की भीड़ नहीं होती। बहरहाल आज दोपहर को जब वह यहाँ आया था तो उसने ये लाश देखी। ताला बंद था, इमरान ने पूछा। हाँ, और वह यकीन के साथ कह सकता है कि कुंजी एक लम्हे के लिए भी नहीं खोई। और फिर यहाँ इस किस्म के निशान नहीं मिल सके जिसकी बिना पर कहा जा सकता है कि कोई दीवार फलांग कर अंदर आया हो। तो फिर यह लाश आसमां से टपकी होगी, इमरान ने संजीदगी से कहा। बेहतर तो यह है कि तुम उसी शहीद की मदद तलब करो जिसकी खबर। फिर बहकने लगे, फैयाज बोला। इस इमारत के मालिक कौन हैं और कैसे हैं, इमरान ने पूछा। वही मेरे पड़ोस वाले जज साहब, फैयाज बोला। हाय, वही जज साहब, इमरान अपने सीने पर हाथ मारकर होंठ चाटने लगा। हाँ वही यार, संजीदगी से खुदा के लिए। तब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इमरान मायूस अंदाज में सिर हिलाकर बोला। क्यों? तुमने मेरी मदद नहीं की। मैंने? फैयाज ने हैरत से कहा। मैं नहीं समझा। खुदगर्ज हो ना, भला तुम मेरे काम क्यों आने लगे? अरे बताओ ना, मैं वाकई नहीं समझा। कब से कह रहा हूँ कि अपने पड़ोसी जज साहब की लड़की से मेरी शादी करा दो। बको मत, हर समय बेतुकी बातें। मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, इमरान ने कहा। अगर संजीदगी से कह रहे हो तो शायद तुम अंधे हो। क्यों? उस लड़की की एक आंख नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वह मुझे और मेरे कुत्तों को एक नज़र से देखेगी। यार खुदा के लिए संजीदा हो जाओ, पहले तुम वादा करो, इमरान बोला। अच्छा बाबा, मैं मुझसे कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सचमुच उस लड़की से कुछ हो गया है। क्या कहते हो उसे? लो यार, भूल गया। हालांकि कुछ देर पहले उसी का तज़किरा था। चलो छोड़ो, काम की बात करो। नहीं, उसे याद ही आज आने दो, वरना मुझ पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाएगा। इश्क
فیاض منہ بنا کر بولا۔ جیو شاباش، عمران نے اس کی پیٹھ ٹھوکتے ہوئے کہا۔ خدا تمہاری مادر کو سلامت رکھے۔ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ لاش کی شناخت ہو گئی ہے یا نہیں؟ نہیں، نہ تو اس علاقے کا باشندہ ہے اور نہ جج صاحب کے خاندان والے اس کے واقف ہیں۔ یعنی کسی نے اسے پہچانا نہیں؟ نہیں۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ملی جس سے اس کی شخصیت پہ روشنی پڑ سکے؟ کوئی نہیں، مگر ٹھہرو، فیاض ایک میز کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں چمڑے کا تھیلا تھا۔ یہ تھیلا ہمیں لاش کے قریب پڑا ملا تھا، فیاض نے کہا۔ عمران تھیلا اس کے ہاتھ سے لے کر اندر کی چیزوں کا معائنہ کرنے لگا۔ کسی بڑھئی کے اوزار، اس نے کہا۔ اگر یہ مقتول کے ہیں تو ویسے اس شخص کی ظاہری حالت اچھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ بڑھئی معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کے ہاتھ بڑے ملائم ہیں اور ہتھیلی میں کھردراپن نہیں ہے۔ یہ ہاتھ تو کسی مصور یا رنگساز کے ہو سکتے ہیں، عمران بولا۔ ابھی تک تم نے کوئی کام کی بات نہیں بتائی، فیاض نے کہا۔ ایک احمق آدمی سے اس سے زیادہ کی امید رکھنا عقل مندی نہیں، عمران ہنس کر بولا۔ اس کے زخموں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، فیاض نے کہا۔ اگر تم میرے زخموں پر مرہم رکھا تو میں ان کے زخموں کو بھی دیکھ لوں گا۔ کیا مطلب؟ جج صاحب کی لڑکی، عمران کس طرح بولا جیسے اسے کچھ یاد آیا ہو۔ اور مکان کی ایک کنجی جج صاحب کے پاس ضرور رہتی ہوگی۔ ہاں، ان کے پاس بھی ہے یا تھی، یا تو میں نے نہیں پوچھا۔ خیر پھر پوچھ لینا۔ اب لاش کو اٹھواؤ، پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں زخموں کی گہرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ کیوں؟ اگر زخموں کی گہرائیاں بھی ایک دوسرے کے برابر ہوئی تو سمجھ لینا یہ شہید مرد صاحب کی حرکت ہے۔ کیوں فضول بکواس کر رہے ہو؟ جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہو تو علی عمران SSP PhD کی خدمت حاصل کرنا، ورنہ کوئی کیا نہیں۔ ذرا بتاؤ تو میں کون سا لفظ بھول رہا ہوں؟ ضرورت، فیاض منہ بنا کر بولا۔ جیتے رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری ہدایت پر عمل کیا جائے گا، اور کچھ؟ اور یہ کہ میں پوری عمارت دیکھنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ پوری عمارت کا چکر لگا دینے کے بعد پھر اسی کمرے میں لوٹ آیا۔ ہاں بھائی، جج صاحب سے ذرا یہ بھی پوچھ لینا کہ انہوں نے صرف اسی کمرے کی حالت بدلنے کی کوشش کیوں کر ڈالی ہے، جبکہ پوری عمارت اسی پرانے ڈھنگ پر رہنے دی گئی ہے۔ کہیں بھی دیوار پر پلاسٹر نہیں دکھائی دیا، لیکن یہاں ہے۔ پوچھ لوں گا۔ اور کنجی کے بارے میں بھی پوچھ لینا، اور اگر یہ محبوبہ یکچشم مل جائے تو اس سے کہنا کہ تیرے نیم کش کو کوئی میرے دل سے پوچھے۔ شاید غالب کی محبوبہ بھی ایک ہی آنکھ رکھتی ہوگی، کیونکہ تیرے نیم کش اکلوتی آنکھ کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت اور کچھ نہیں بتاؤ گے؟ فیاض نے کہا۔ یار برے احسان فراموش فروش، شاید پھر بھول گیا، کون سا لفظ ہے؟ فراموش۔ جیو، ہاں تو برے احسان فراموش ہو۔ اتنے دیر سے بکواس کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کچھ بتایا ہی نہیں۔